अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान आतिक और प्रोग्राम का नाम ऑलरेडी आप जानते हैं। जी हां, एम्बेसडर, और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे अलमनाइज़ के साथ। आज के प्रोग्राम में बड़ा ही कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपका अपना इंटरेस्ट भी होता है, बहुत चीज़ें आप सीखना भी चाहते हैं। एंड देन अगेन, तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे बड़ा मसला आजकल पाकिस्तान का एक क्राइसिस चल रहा है एनर्जी की। तो एनर्जी की दो से तीन शाफ्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो उसमें भी उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, यानी कि हम विंड की बात कर लें, सोलर की बात कर लें, एंड देन अगेन जो टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करें, एआई के थ्रू बहुत सी चीज़ें आजकल हमारी मार्केट में देखी जाती हैं, क्योंकि एआई के बगैर काफ़ी सारे लोग चल भी नहीं पाते अब। क्योंकि एआई ये कहती है कि हम इंजीनियरिंग की दुनिया को, जैसा कि हम बिल्डिंग बना नहीं सकते, मगर हम आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, किस कदर करना है, वो बता सकते हैं। तो उनका ताल्लुक इंजीनियरिंग से भी रहा है, और इंजीनियरिंग में जब हम बात करते हैं तो शुरू से हमारे जहन में ये आता है कि भाई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड बहुत सी और भी फेजेस हैं, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि किसी इमारत को बनाना है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो जो हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ कह दें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। तो जो आज हमारे ऑनरेबल जो हमारे गेस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान मसंद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह से जो मैंने छोटी बहुत गुजारिशात रखी, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा और तवील सफ़र गुजारा है इन टेक्नोलॉजीज़ के माबिन। तो हम चाहेंगे कि हम आज जनरल बातों को छोड़ के कुछ सीखने की वाली बातें करें, मगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रूट्स। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, बचपन में कोई जो ख़ास टीचर्स आपके जहन में आते हो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, एंड देन अगेन उनकी कुछ लर्निंग्स जो आप हमें बताना चाहें। अच्छा, अभी मेरे पास एक पूरी कंप्लीट लिस्ट है थ्रू आउट माई एजुकेशन, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों से कंट्रीब्यूशन से मैंने बहुत कुछ सीखा। और कहते हैं कि जितना वर्सटाइल, जितना डिवर्सिफाइड आपका एजुकेशनल जर्नी होगा, उतना ही ज़्यादा जो ना आप ज़्यादा इंसाइट्स लेके चलते हैं। बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। कोई भी सफ़ा, कोई भी इधर पढ़ा हुआ देख लेते, पढ़ लेते थे, उसके बगैर छोड़ते नहीं थे। आजकल बच्चे बहुत सतही हो जाते हैं, स्पेलिंग्स को भी गलत कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो उसको पढ़ेंगे, स्पेलिंग सही होंगी, तलफ़्फ़ुज़ सही होगा, बिल्कुल, और सब चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं। स्कूलिंग में एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था सर सिकंदर, हमारे टीचर थे। उन्होंने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो है ना जिस तरह से पढ़ाया, तो वो बहुत लंबे लंबे साइंस के क्वेश्चंस देते रटने के लिए। विद ड्यू प्रैक्टिस, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि रटे से तो कुछ नहीं होता, यानी कि वही क्वेश्चन होता था। हर दफ़ा मैं उनको सुनाता, जवाब हर दफ़ा अपनी अंग्रेज़ी में चेंज करके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। और जब उधर से ये हमने सीखा कि इतना ज़्यादा जो उन्होंने मेहनत कराई सारी क्लासेस में, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो बुक में लिखा होता था, जर्नल में लिखा होता था, आंसर वही होता था, लेकिन अल्फाज बदल जाते थे। बिल्कुल सही कहा सर। तो उसमें ये होता है कि कॉन्सेप्ट में आपको याद बहुत थोड़ा रखना पड़ता है, और आप बहुत कुछ जो है आपकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कॉन्सेप्ट फिर जाके ओ लेवल्स में काम आया। ओ लेवल्स में यही था कि हर तरीके से कान को इधर से पकड़ना है या उधर से पकड़ना है, घुमा के पकड़ना है। तो सवाल हर तरीके से पूछे जाएंगे। जितना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा, वही जो है ना आप उसको रियलाइज़ कर सकेंगे, अच्छी तरीके कर सकेंगे। एक चैलेंज दिया गया कि भाई अकाउंट्स तुम नहीं कर सकते। अकाउंट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, अकाउंट्स मैंने ए लिया। मैथ्स अच्छा नहीं करो, मैथ्स पे ए लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट किया। ओ लेवल छोड़ के इंटरमीडिएट, क्योंकि एडमिशन मैंने पाकिस्तान में लेना था, मेरा बाहर जाने का तब प्रोग्राम नहीं था एट दैट एज। तो इंटरमीडिएट कर दिया। इंटरमीडिएट में जो 5 सब्जेक्ट्स की लोड पड़ा, तो शायद वो थोड़ा सा मुश्किल रहा। लेकिन उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया इंग्लिश डिपार्टमेंट में। मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन वेट कर रहा था, साल जो है ना यूनिवर्सिटी डेट थी। मैं कराची यूनिवर्सिटी में और इंटर के दौरान जो है ना मुझे सर मिल गए E.J. लेस्टीव, ब्रिटिशर, सेंट पैट्रिक्स स्कूल कॉलेज में पढ़ाते रहे थे, लेक्चरर रिटायर हुए थे सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से। एक बूढ़ा सा आदमी ओड्स, पोएम्स, बैलेड्स गा के सुनाता था। वाह! हम बैठ के जो ना सुनते थे, उनसे महसूस हो करके बहुत ही एक एनर्जी लेके जाते थे। इंग्लिश की जो है ना वो अच्छे तरीके से समझाते थे। तो एक मेमोरेबल टीचर, नो फीस। याद है, फ़ीस हम देते थे महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद 300 रुपये लेते थे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जस्ट फॉर द सेक दे के वी डोंट फील अंडररेटेड, यहाँ में कोई मुझको पड़ती है। वो
300 रुपये की फीस देते थे और सिखाते सब कुछ थे। यहाँ तक कि कराची यूनिवर्सिटी में जब गया मैं इंटर करके, तो उनसे ही जो है ना ओथेलो, इयागो, आएगो कहते हैं बहुत सारे टीचर्स, वो एक कैरेक्टर है। इयागो एक विलन है, बिल्कुल एक मिस्चीवियस विलन है जिसने ओथेलो को जो है ना बिल्कुल ही ट्रैक से हटा दिया, बीवी का कत्ल करने में मजबूर कर दिया था। अनबिलीवेबल। आई मीन सर लेस्टीव इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। और जिस तरीके से बैलेड्स, ओटो नाइटिंगेल, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, उसके एक्सर्प्ट में पढ़ाए, उसी एम्बिक ट्रायमीटर, उसी एम्बिक जिस फुट सिलेबल पैरामीटर जो उसके जो है एम्बिक पैरामीटर्स, उसके अंदर जो है ना उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, वो समझाया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना कैसा है। वो आजकल के किसी टीचर के पास कहीं पे भी आपको नहीं मिलता। दैट वाज एन एक्सपीरियंस दैट इज़ अनफॉरगेटेबल, और वो एक पार्ट है ज़िंदगी का जो भुलाया नहीं जा सकता। एक बहुत ही अच्छी ऐसे है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश एडवांस इंटरमीडिएट में। इंग्लिश एडवांस कोई नहीं करता इंटरमीडिएट में। इंग्लिश एडवांस का लिटरेचर क्वालिटी का। सही सर। बहुत सारे लोग क्वालिटी पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आए और जो है ना क्वालिटी के, हम क्वालिटी की ये क्वालिटी एश्योरेंस, मैं वो कैन यू डिफाइन क्वालिटी? तो चुप, नहीं, क्वालिटी ये प्रोसेसेस हैं, चेक एंड बैलेंस है, ये है वो है। जॉन गैल्सवर्दी का ऐसे है क्वालिटी का इंग्लिश एडवांस में, और किसी ने नहीं पढ़ा। लिटरली बहुत ही कम 1% पॉपुलेशन भी कराची की नहीं है जो कि इंटर में इंग्लिश एडवांस जाती है और जॉन गैल्सवर्दी का जो है वो ऐसे पढ़ती है। पूरा ऐसे का मतन जो समरी है मैं बता दूं, वो ये है कि स्टार्ट करते हैं 2 शू मेकर से, इतने अच्छे जूते बनाते थे कि वो ही एंडेड अप पेइंग मच मोर फॉर देम, देर से पेमेंट करता था और भी बहुत सारी चीज़ें, और पेमेंट भी जो है ना डिजायरेबल डिलेड देता था। तो एक दिन वो शॉप में जाता है तो मिस्टर गेस्लर से पूछता है कि भाई मिस्टर गेस्लर इज इट यू? तो कहता है नो माई ब्रदर्स डेड। उसको बाद में पता चलता है कि भूखे रह कर के भी 2 जर्मन क्राफ्ट्समैन अपने वक्त के बेहतरीन जूते बना कर देते थे, अपने काम से टोटली सिंक्रोनाइज्ड और अपने काम से टोटली सच्चे, भूखे रह करके सारी सारी रातें जाग करके ऑर्डर्स टाइम पे कंप्लीट करते थे। तो उससे ज़्यादा बेहतर जो जुस्तजू है, जो लगन है अपने काम के साथ, वो किसी क्वालिटी के पैराडाइम में किसी में नहीं मिलती। मैं क्वालिटी की वर्कशॉप्स करता हूँ, मैं जाके प्लेस कर देता हूँ, भाई ये ऐसे क्वालिटी का पढ़ लो, जॉन गैल्सवर्दी का, उसके एसेंस का समझ आता है। लिटरली उस ऐसे को पढ़े तो पता नहीं चलता कि क्या बात होनी है, वो आपको क्लाइमैक्स पे कैसा हिट करेगा, कहाँ पे जाके हिट करे। एंड में कहता है नो ब्रदर माई ब्रदर्स इज डेड, यानी जर्मन में बोलता है मेरा भाई मर चुका है। उसका भाई सिर्फ भूख की वजह से मर रहा था, क्योंकि सारे के सारे पैसे फाइनेस्ट लेदर, बेहतरीन स्टिचिंग, बेहतरीन तरीके से काम करने पे वो लगा देते थे। इससे ज़्यादा क्वालिटी की अच्छी एग्जाम्पल मुझे सर लेस्टीव ने जो पढ़ाई, वो मुझे इट हिट मी टू द हार्ट। मुझे वाकई में महसूस हुआ कि वो उस ऐसे ने बिल्कुल ही ये जोड़ के रख दिया। इवन आपके इन बातों से मुझे महसूस हो रहा है जो टीचर आपको पढ़ाते थे वो भी उसी तरह अपने पेशेंट के साथ लॉयल थे कि वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। माशाल्लाह तभी आप इतने अच्छे से हमें उस चीज़ के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। ऑब्वियसली अपने काम के हिसाब से, अपने काम की जो हम कहेंगे कि ना क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, अपने आप से भले कंप्रोमाइज़ हो जाए, जितना मैं समझाऊं इस बात को। एक्चुअली क्वालिटी इज़ एन इंटरनल प्रोसेस। यू कैन हैव चेक्स एंड बैलेंसेस एंड चेकलिस्ट। आपके पास क्वालिटी, अगर आप HEC में क्वालिटी एश्योरेंस, ये आप कोर्स फोल्डर बना दो, डॉसियर बना दो, पूरा कंप्लीट कर दो, ये चेकलिस्ट हो, वो चेकलिस्ट हो, सारा कुछ हो। आपका सिलेबस सिर्फ हेडलाइंस है। कितनी टाइप के टीचर जाता है किसी को नहीं पता। टीचर को पता है कि इसके अंदर बोटी कहाँ पे है और हड्डी कहाँ पे है। फाइनेस्ट पार्ट्स को, डिफ़िकल्ट पार्ट्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। सही। डिफ़िकल्ट पार्ट्स को, तो बच्चा स्टार्टिंग में ही जो है ना डिफ़िकल्ट पार्ट्स कर जाए, बाकी फिर जो है ना 6ठे हफ्ते के बाद फिर वो सारा इट्स ऑन रैम्बल टुवर्ड्स द फिनिश। सही। 4थे हफ्ते तक, 6ठे हफ्ते तक जो है ना बेस्ट पार्ट्स पढ़ा दें, रियली इन डिटेल के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ,
तो क्वालिटी आ जाती है। और क्वालिटी सारी की सारी, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, क्वालिटी लाइज इन द माइंड ऑफ द टीचर। जिस बिल्कुल। तरीके से पढ़ाता है और जितनी डेप्थ के साथ पढ़ाता है, जितने दिल लगा के पढ़ाता है। लेक्चर प्रिपरेशन पे डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख साहब माजू के हमेशा कहते हैं 6 घंटे लगाओ 3 घंटे के लेक्चर पे। इतना टाइम लगाएंगे, उतना टाइम लगाया हुआ होगा, तब जाके आसान होता है। और बच्चे भी ये रियलाइज़ करे बगैर कि टीचर बहुत मुश्किल कोई चीज़ पढ़ा रहा है, फ्लो में आप गुजर जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता क्या हुआ। सही। आई मीन एडवाइस जो है ना बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो ये कहता हूँ कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के वक्त खेल। खेल के दौरान पढ़ाई नहीं हो करनी, सकती। पढ़ाई के दौरान खेल नहीं हो सकता, पढ़ाई के दौरान मोबाइल नहीं हो सकता, मोबाइल के दौरान पढ़ाई नहीं हो सकती। वेरी ट्रू। तो जस्ट कैप्चर दैट मोमेंट। मतलब जो भी आप टाइम गुजारे वो पूरा डेडिकेशन के साथ होना चाहिए और पूरे कंसंट्रेट के साथ होना चाहिए, जिस जगह भी हो। नहीं 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 नहीं, नॉट इवन दैट। बच्चे का आई कांटेक्ट लूज हुआ, ओके। बच्चे का आई कांटेक्ट 1 सेकंड में इधर उधर देखा, आपका जहन ऐसे रडार की तरह होना चाहिए। ये क्या? अच्छा बेटा आप बताएं, मैं ये पूछ रहा था, अब आप बताएं। फंस गया, यानी कि आपने उसको कैप्चर कर लिया। उसका जो स्ट्रेट थॉट था टक से आपने पकड़ लिया कि वो बच्चा जो है ना कहीं और जा चुका है। सही। फौरन ही वापस उसी फोल्ड में ले आए, उसी पे फोकस करें और उसको जो है ना थोड़ा सा अटेंशन दें और इंकरेजमेंट के साथ, यानी कि नो पेनलाइजेशन, कुछ भी नहीं, लेट पे भी नहीं, किसी चीज़ पे नहीं, सिर्फ ये कि मैं समझा पाया हूँ, अब इसको मैं हर तरीके से समझाऊंगा, हर सही। तरीके से समझाऊंगा जब तक बात समझ में आ जाए, रिपीट करूँ जब तक बात समझ में आ जाए। तो मेरा गोल ये होता है कि डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है ना, जो इसका क्रस्ट होता है वो कवर हो जाए और फिर इजी टॉपिक्स बच्चे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन गेट टू द मेन टॉपिक फर्स्ट। यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भवानी शंकर को मैंने जाना था, मेहरान यूनिवर्सिटी में गया, बिल्कुल। कराची यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश तो आती है, चलो यार छोड़ दो। टॉप किया मैंने उधर कराची यूनिवर्सिटी, इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स लिए, मैंने छोड़ो अब नहीं करते। अब मेहरान यूनिवर्सिटी चला गया। मेहरान बहुत कॉम्पिटिटिव, पूरे सिंध के बच्चे, हर डिस्ट्रिक्ट के आए बच्चे, और हर कोई अपनी जो है ना क्लास का टॉप। यहाँ तक कि मेरी क्लास में एक वाइस चांसलर भी मौजूद है, डॉक्टर अरबेला भुट्टो, जो हमारी पोजीशन रोल रहती क्लास की, वो 3rd पोजीशन भी लेती रहती थी। आखिर में फाइनली फर्स्ट लिया, मैं 6 पे रहता था, 6 पोजीशन पे। इस पे मैं काने रहता था कि भाई इतना ही काफ़ी है, सही। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। एनीवे डॉक्टर भवानी को हमने नहीं जाना था, लेकिन अब जाके मैंने उनको जाना है लेटर ईयर्स, IEEE की वजह से, और रिसर्च पेपर्स कुछ हमने पब्लिश कराए थे उनके रेफरेंस के थ्रू। इतने एग्जैक्ट, इतने हेल्पफुल और ओवर द टॉप जा करके जो है बंदे की जो है हेल्प करते हैं, अनबिलीवेबल। बिल्कुल हर चीज़ याद रहती है, हर चीज़ टाइम पे करते हैं, सही। और हर बात का जो है ना बिल्कुल टोटली कम्प्लीटली जो है ना उनका ऑडिट ट्रेल मौजूद होता है। पेपर हमने भिजवाया, कहलवाया, सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करवाए, प्रेजेंट किया, उसके पूरे प्रोसेस में डॉक्टर भवानी साथ रहे। और कोविड के दौरान हमने पेपर्स बहुत सारे पब्लिश किए, ऑफिस जाना नहीं होता था, तो कोविड में बहुत सारे 4-5 पेपर्स तो हो गए थे। राइट, IEEE में बहुत एक्टिव है, और सारी ही इज़ ऑलवेज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो यूथ को प्रमोट करें। डॉक्टर भवानी के साथ ये थोड़ा सा ये है कि वो कहते हैं कि भाई थर के बच्चों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी जो जितना काम किया है अनबिलीवेबल। सितारा इम्तियाज़ उनका जो है ना बिल्कुल जचता है उनकी कंट्रीब्यूशन पे, और उस बात का गवाह मैं नहीं हूँ, पूरा IEEE, पूरे सिंध के और पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो है उनके लिए दुआ करते हैं कि वो और भी तरक्की करें इंशाअल्लाह माशाल्लाह से। ज़ाबिस में मेहरान के बाद, यानी कि मेहरान 2000 में ख़त्म किया, 2001 का बैच रह गया MS का मेरे पास, मेरे से ज़ाबिस का 2002 में सेकंड बैच था MS CS का। किसी ने पूछा ज़ाबिस MS क्यों कर रहे हो CS में? घर से करीब है। सही। अभी कहाँ, कराची में ट्रैफिक में आप कहाँ जाएंगे? कराची में ट्रैफिक आप वहीं जाएंगे जहाँ पे घर से करीब होगा। और 2001 से लेकर 2016-17 या अब तक यही ट्रैफिक में फीजिबल ये ऑप्शन रहता है कि आप यूनिवर्सिटी वो चूज़ करें, आप घर से करीब हो। पर्टिकुलरली बारिश में, राइट्स में,
ये एडवाइजरी होता था ज़ैबिस का ऐसा रहा हूँ मैं कि बच्चे ज़ैबिस में ही रहें जब तक कि पेरेंट्स पिक नहीं करते। इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे भी आप हो, घर से करीब हो, और जो है ना किसी बारिश में और किसी भी चीज़ सूरत हाल में स्टेट यूनिवर्सिटी। ज़ैबिस से डॉक्टर लगारी के एक वाक़या सुनाता हूँ, कितने पंक्चुअल थे। मैं उनकी क्लास की लीडरशिप की और डॉक्टर साहब आए, मैं उनके साथ एंटर हुआ क्लास में, पीछे मुड़े तो कहते आउट। जी सर। अच्छा। जी सर। कहते कि आई डोंट वांट यू इन माय क्लास। सर व्हाई यू लेट बाय अ सेकंड और अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। कदम मिला के अंदर क्लास में दाखिल हो रहा हूँ, कह रही यू लेट, यू मस्ट बी सिटिंग इन माय क्लास। और वो लीडरशिप की क्लास मुझसे मिस हो गई, मुझे कोर्स ड्रॉप करना पड़ा, फिर मैंने कोई और क्लास ली, वरना वो उनके सीखने से, उनके सिखाने से बहुत कुछ जो है ना पता नहीं किधर होते हम। सही। ठीक है, आई रियली मिस दैट। लेकिन इतने पंक्चुअल थे कि भाई अब क्या कह सकते हैं। एनीवे, इसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के लिए 1.25 साल के लिए गया। निक्टा रिसर्च लेबॉर्ट्री, जो निक्टा की रिसर्च लेबॉर्ट्री थी, दुनिया के टॉप की जो है ना रिसर्च होती है और मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो विन करता है। मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप विन नहीं की थी, मैंने निक्टा की स्कॉलरशिप विन की थी। वाओ। और वो सीड फंड की स्कॉलरशिप होती है, उसमें अगर आपका प्रोजेक्ट हो गया और कंटिन्यूड प्रोसेस पे चलता रहा, जिस तरह सीड फंड चलता है, अगर आपने प्रोग्रेस दिखाई तब आपका प्रोजेक्ट चलता है, अदरवाइज जो है ना आपका प्रोजेक्ट वो लोग फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो आई वाज नॉट द ओनली पर्सन ऑन द टीम, पूरी एक टीम थी। गेट एनालिसिस का सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन कर रहे थे, कलमैन फिल्टर्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे काम किया था। जस्ट समहाउ वी जस्ट मिस सम टारगेट्स और वो सारी टीम डिसमेंटल हो गई। आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। अब हम ये 2% दुनिया में से 0.0001% को बच्चों को उठाते हैं, उसमें से भी 2% जो बच्चे हैं उनको ज़रा कंटिन्यू करवाते हैं ताकि वो सीट फंड आगे जा कर के एप्पल बने, माइक्रोसॉफ्ट बने और जो ना टेस्ला बने, इस तरह की कंपनीज बने। इट वाज अ वेरी टफ, यानी कि वेरी कॉम्पिटिटिव। रियली पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे होता तो कई आसानी से, बिल्कुल, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करके या कुछ करके पीएचडी करके पहुंच जाते, लेकिन दिन रात की मेहनत के बाद इट वाज अ सेटबैक। इट सेट मी बैक बाय अबाउट 6 मंथ्स। मैं पाकिस्तान पहुंचा, नहीं हो सका, 1.25 साल में नहीं हो सका, प्रोग्रेस पीछे नहीं थी, सारी टीम की थी, सारी टीम ख़त्म हो गई। प्रोफेसर की फंडिंग, उस फंडिंग थी सीधी सीधी, होता है काम तो ठीक है, वरना ख़त्म, सब वाइंड अप कर दिया। तो 6 महीने के बाद आई वाज अप एंड रनिंग अगेन। पीटीसीएल की पक्की नौकरी छोड़ करके, मैं सब कुछ छोड़ करके मैं चला गया था और वापस आके फिर ज़ैबिस में मैंने जॉब की। ज़ैबिस में एक मैं आउटस्टैंडिंग पॉइंट ये कहूँगा कि मेरे करियर में आई फॉलोड ऑल द पीक्स दैट हैव कम इन पाकिस्तान इन टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड वाइड जो है। पहला पीक था टेलीकॉम का 2001-2002 में। आई वाज वर्किंग इन पीटीसीएल 2008 तक। जेटी एंड पीटीसीएल के बाद जो है 2008 में यूनिबेल्प, उसके बाद फिर 2010-11 में वापस आ करके ज़ैबिस का घारो विंड पावर प्रोजेक्ट, घारो के लैंड के रिसर्च पेपर मैंने उस पर लिखा कि आपकी विंड की स्पीड क्या है और एवरेज विंड स्पीड जो है ना इट्स नॉट वाइबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो वाइबल डिस्ट्रीब्यूशन विंड के लिए कहते हैं, सारी दुनिया में वाइबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सही सर। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा साल एक सी विंड रहती है, 7 मीटर से अबव रहती है, सारा साल फीसिबल है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमने कभी पूछा था एक के इलेक्ट्रिक के सीनियर ऑफिशियल से, डायरेक्टर फाइनेंस जो थे उनके, कि भाई विंड पावर प्रोजेक्ट्स घारो झिप्पी में क्यों नहीं लगाते, करीबी है कराची से, सीधा घारो झिप्पी से आप पावर इवैक्यूएट करेंगे, कराची में आप पावर जो दे दें। तो उसकी लाइल्मी, एक सीनियर ऑफिसर की लाइल्मी ये थी कि भाई जब हवा चलेगी बिजली आएगी, जब हवा नहीं चलेगी बिजली नहीं आएगी। At that time, I mean, look at just the level of knowledge कि उनको ये नहीं पता था कि एवरेज विंड स्पीड्स जब तक
पीछे सहरा है, सामने समंदर है। सारा साल सहरा में हवा गर्म होगी, ऊपर जाएगी, और समंदर से हवा ठंडी होकर के सहरा की कैप को फिल करेगी। पीछे थर है, सामने समंदर है, हवा चलती रहेगी और सारा साल चलती रहती है। उसके टेस्टामेंट के लिए मेरे दोस्त हैं महफूज काजी, जो कि डायरेक्टर रहे इसके ऑल्टरनेट एनर्जी के डिपार्टमेंट के। उन्होंने धड़ाधड़ MOU साइन किए और सारे कुछ लेटर ऑफ इंटेंट जो है ना इशूज़ किए। नवाज गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला। राइट अप टू 2018 MOUs लेटर ऑफ इंटेंट इशू होते रहे। और सिंध में जो है ना इस वक्त 3,500 मेगावाट की जो है तकरीबन विंड की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। आधे से कम इवैक्यूएट हो रहा है मेरे नाकिस नॉलेज के मुताबिक। अगर सारे इवैक्यूएट हो जाए तो विंड बास्केट में काफ़ी शायद 12 रुपये की पड़ती है, और आपका जो कोल फायर्ड और जो है ना पेट्रोल फायर्ड जो है ना ऑयल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं, बिल्कुल सर, कैप्टिव पावर प्लांट्स, वो 40-44 रुपये के पड़ते हैं। ऑब्वियसली ये कम्पीट नहीं कर सकती आपकी जो ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, जो चंद पैसों को पड़ता है यूनिट, लेकिन आपका फिर भी विंड जो है ना कॉम्पिटिटिव है। और सबसे अच्छी बात कि 7 साल तक तो कंपनी को कट ओवर करती है, बैंक्स फाइनेंस करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और सारे बैंक्स, दुनिया के बड़े बड़े बैंक। 7 साल के बाद आपको प्रोजेक्ट टर्नओवर करके आपको दे करके वो कंपनी वहाँ से एग्जिट कर जाती है, क्योंकि उसने जो कमाना था उस प्रोजेक्ट को कमा चुके हैं, फिर वो लंबे अरसे तक नहीं देते। दैट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। इस तरह के फीजिबल प्रोजेक्ट्स मैं कहता हूँ। महफूज काजी एक अच्छा बंदा था। मैं जब ज़ैबिस में था तो मेरा इंट्रैक्शन बहुत होता था। ज़ैबिस का विंड पावर प्रोजेक्ट था, घरों में लगा रहे थे, और बहुत ही अच्छा काम किया था। मैंने उनसे बहुत सीखा था। और फिर ये सेकंड पीक था। पहला पीक तो टेलीकॉम का था, सेकंड था विंड का। थर्ड पीक जो मैंने देखा ज़ैबिस छोड़ने के बाद, मैं फॉरेनी सोलर पावर की कंपनी में लग गया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें आपका कहना है कि सखर IBA का प्रोजेक्ट 1.6 गीगावाट्स का, जो उन्होंने सोलराइज़ किया था ऑन ग्रिड और नेट मीटरिंग वाला प्रोजेक्ट, जिसमें सेप्को को सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जो कि डिस्को है, उसको बिल्कुल पावर फीड कर रहे थे, उनको लगा के दिया था। उनकी लाइब्रेरी की छत पे, गर्ल्स हॉस्टल की छत पे, बॉयज़ हॉस्टल की छत पे, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की छत पे, सारे हमने स्ट्रक्चर्स रखे थे। पार्किंग लॉट की छत पे, बसेस के पार्किंग लॉट की छत पे, वो सारा हमने ओवरसी किया था, देखा था निज़ाम में रहते हुए, और वो किया था। इसके बाद फिर निज़ाम का एक प्रोजेक्ट और था सालेपट सखर में, 200 मेगावाट का जो उनका पावर प्लांट है, वो भी नवाज़ गवर्नमेंट की कुछ स्लो प्रोग्रेस की वजह से टेक ऑफ नहीं कर सका था। फंडिंग, लैंड एक्विजिशन, DC से बात करना, सब लोगों से बात करना, और वो सारा उसको पॉसिबल बनाना। अब जाके इस साल, बल्कि पिछले हफ्ते ही जो है ना, उस्मान साहब निज़ाम के मुझे इनवाइट कर रहे थे कि चलो मेरे साथ, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट में, तुमने बहुत सारे मौके पे लेटर्स में कंपनीज़ को जो है ना इनके शेयर्स बनाने, शेयर्स को जो है ना प्रिंट भी किया था, यानी शेयर्स भी प्रिंट किए थे, वो सारे मैंने किए थे, और भी उनको फ्लोट करना, फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंस, नेपरा के साथ कॉरस्पॉन्डेंस, लेटर्स ड्राफ्ट करना, सबको लेटर्स ड्राफ्ट करना, सारा मैंने बंदा काम करता है तो व्हाट नॉट सब कुछ किया होता है। वेरी ट्रू। तो ये सारा कुछ किया होता है। वो 200 मेगावाट का पावर प्लांट अभी जाके पिछले हफ्ते जाके कट ओवर हुआ है और जो ग्रिड पे आ चुका है, और उसकी रिबन कटिंग सेरेमनी हुई है। उस्मान साहब गए थे, मुझे भी इनवाइट किया था, मैं जाऊंगा उनके साथ ऑब्वियसली। तो वो एक कंट्रीब्यूशन वो थी। फिर इसके बाद फिर मैंने निज़ाम छोड़ा, PhD का रिज़ल्ट आने वाला था, अपनी फील्ड में आ गया, सही, यानी माजू ज्वाइन कर लिया, और वेट कर रहा था रिज़ल्ट का। ज़ैबिस का PhD का रिज़ल्ट आ गया कंप्यूटर साइंस में। अब ये चौथी पीक है, टेलीकॉम, विंड, सोलर, फोर्थ पीक कंप्यूटर साइंस की। इसमें काम करते रहे। न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, 2.5 साल वहाँ पे काम किया, दिल लगा के काम किया, बहुत सपोर्ट की, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, वन मैन आर्मी की तरह। टीम बहुत अच्छी थी और अच्छी तरीके से काम करते रहे। इसके बाद फिर कैस्पेट में ऑफ़र आई फुल प्रोफेसर की, वो ज्वाइन कर लिया। कैस्पेट में ज्वाइनिंग में 0 विज़िट तो मैंने न्यूपोर्ट का भी करा दिया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का 0 विज़िट मैंने करा दिया, इसका कैस्पेट का भी।
NCAC में, और बड़े अच्छे तरीके से अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ, विदाउट एनी फ्लॉज, विदाउट एनी मुश्किल, दोनों के 0 विजिट करा दिए। और कैस्पेट में सबसे बड़ा जो मेजर अचीवमेंट है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स हमने 2 हैकाथॉन्स करा लिए थे। वाह, पहला हैकाथॉन था हमारा जो इंटरनल था, बच्चों को कोडाथॉन किया था, कोडिंग क्वेस्ट। तो उसमें बच्चों को कंप्यूटर को असेंबल करना, गेमिंग का पोर्शन था। गेमिंग पे पहले स्टार्ट तो हमने गेमिंग की हाइप से किया था, और जो एनर्जी थी रूम की ऑलरेडी हमें अंदाज़ा हो चुका था कि भाई ये सक्सेस है, और सारी पब्लिक हमारे पास टूट रही थी। गेमिंग से स्टार्ट किया, गेमिंग का कराया, उसके बाद फिर कंप्यूटर असेंबल कराया, उसके बाद फिर हमने सही जो असल चीज़ पे आ गए कि भाई अब ये प्रॉब्लम्स हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के। थर्ड सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे थे, अब बेटा प्रॉब्लम्स करो, 50 प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चे उसमें फिर जाके जो ना रियल जो उसका क्रस था, जो मैं करना चाह रहा था, यानी कि गेम से लेके जाएं, इधर उधर लेके जाएं, इधर उधर कराएं, फिर एंड में जब वापस में पीक पे पहुंचते हैं, देन इट रियली मैटर्स। तो लड़कियों की टीम थी जिसने कोडिंग में जो है बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, और प्राइज़ उन्होंने विन किया। नेक्स्ट इसके बाद जब हमने डायरेक्टर साहब ने बताया, फरीद ख्वाजा फाउंडेशन हमारी है, इसकी एक फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन है कैस्पेट वालों की, सही। तो उन्होंने इसको फंड किया कि हमने स्पेस टेक हैकाथॉन के नाम से हैकाथॉन लॉन्च किया। पूरे पाकिस्तान से सबको इन्विटेशन दी, बहुत हाइप क्रिएट किया, जस्ट इन द वेक ऑफ चंद्रयान फ्रॉम इंडिया। अच्छा, इंडिया ने चंद्रयान कर दिया, तो हमने बोला कि हम क्यों ना इसका बीज डालें कि पाकिस्तान के अंदर स्पेस की जो है हैकाथॉन्स होते हैं। बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, द रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। द मेन कॉन्सेप्ट कि आप डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स, मशीन लर्निंग के, AI के प्रोजेक्ट्स स्पेस के हवाले से कर रहे हैं, प्रॉब्लम सेट्स हमने बना दिए, और बहुत मुश्किल से स्पेस रॉकेट साइंस, रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट का ट्रेजेक्टरी बनाना, ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरीज, स्पेस कीपिंग विंडोज, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, रोवर मिशंस, ऑटोनोमस यानी कि रोवर नेविगेशन, टेरेन नेविगेशन, और यूनिटी पे बच्चों ने काम किया। बहुत सारी जो ना डेटा साइंस का, जियो स्पेशल डेटा, सैटेलाइट डेटा, इमेजरी, फॉरेस्ट, अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, व्हाट नॉट, हर चीज़ पे हमारा प्रोजेक्ट था जो कि स्पेस में जो टेक्नोलॉजी काम आ रही है। और बच्चों ने उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए कि वी थॉट कि वी आर डन अ ग्रेट जॉब। और उसका सबसे अच्छा ये हुआ, बच्चों ने बोला कि हमें पहली दफ़ा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला है। सही। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि हम वेबसाइट बनाएं, और वेबसाइट बना करके हम जो है ना सेल करेंगे, ई-कॉमर्स है, सबके सब वो ई-कॉमर्स कर रहे हैं। रियली थॉट प्रोवोकिंग, यूजिंग AI, यूजिंग मशीन लर्निंग, यूजिंग डीप लर्निंग, यूजिंग CNNs, कुछ काम की चीज़ करके दिखाएं, कुछ डेटा साइंस इस्तेमाल करें, कुछ उसको क्वेरीज लगाएं, कुछ SQL इस्तेमाल करें, कुछ पाइथन इस्तेमाल करें, कुछ प्रोग्रामिंग करें। रियली एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ जितना कुछ सीखा था। कराची यूनिवर्सिटी की टीम ने तकरीबन अच्छा किया था, उन्होंने तो पाइथन पे और जो है डीप लर्निंग पे काम किया। आई मीन अमेजिंग। बच्चों का जो जोश जज्बा था, 5 दिन तक उन्होंने बिठा कर वरना ये काम करे, घर पे भी जाके काम कर सकते हैं, एंड में उन्होंने किया। दैट वाज द टॉप। यानी कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स, सीड फंड्स, और फिर जो वेंचर कैपिटल्स, स्टूडियोज़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में जो बंदा फर्दर देख सकता है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद फिर मैंने 1-2 जगह पे अपीयर भी हुआ रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल, सीड फंड्स, इंटरव्यूज़ में, टॉप पोजीशन में गवर्नमेंट में। तो शायद ऊपर वाले कुछ रह गए, मेरी बारी आते आते रह गई कि गवर्नमेंट चेंज हो गई। मेरिट में टॉप पोजीशंस भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उधर भी। तो ये सारा एक्सपीरियंस लेकर के बंदा आता है। somebody who's seen through all the technologies। बच्चों को पता नहीं है, बच्चे जब देखेंगे शायद लेगेसी को, इस इंटरव्यू को देखें तो बताएं कि मैंने कुछ काम किया। अभी फ्यूचर के लिए बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ है। अब मैं ये सारे सब छोड़ करके
नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड यूजिंग पाइथन क्लाइमेट चेंज पे। उसका जो है ना मैं पोस्ट डॉक्टरेट का मैंने टारगेट बनाया हुआ है। इंशाल्लाह। एडमिशन लेटर आने वाला है इंशाल्लाह। तो कोशिश करूँगा कि इस्लामिक कंट्री मलेशिया से कर लूँ, और थोड़ा आसान रहेगा, और कन्वीनियंस से उस पर थोड़ा डेप्थ में काम करूँ ताकि कोई कंट्रीब्यूशन हो। ये कहते हैं वाई पीएचडी, क्यों करे पीएचडी, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, लिटरली क्यों करे पीएचडी, जबकि तुम फील्ड में काम करोगे तो ज़्यादा कमा लोगे या तुम्हारी सैलरी ज़्यादा होगी। खुद को गुर्बत में डाल के, मेहनत में डाल के, तो फ़ायदा क्या होगा। इस बात का जवाब मुझे शुरू में ही मिल गया था, एंड दैट वाज के 1971 के पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, सेपरेशन ऑफ बंगाल, उससे पहले इंडिया में कई 100 की तादाद में इंडियंस इस बात पे पीएचडी कर रहे थे कि बांग्लादेश को कैसे तोड़ा जाए। सही। दैट थॉट दैट प्रिवेल्स कि किस बात पे कैसा काम हो रहा है, किस चीज़ पे कैसा काम हो रहा है, किस चीज़ के बारे में कैसा सोचा जा रहा है, वो रियलिटी बन जाता है। और एक लोग, कुछ लोग जो सिक्लूजन में बैठ के मुसलसल किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं, तो वो चीज़ खुद बहुत अमल में आती जाती है। और पर्टिकुलरली ये ट्रू था जब मैंने विंड पे काम शुरू किया, तो डॉक्टर सलेमान शेख साहब, बिल्कुल, उन्होंने कहा था पाकिस्तान में तुम क्या करोगे, विंड तो है ही नहीं। 2010-11 में विंड तो है पाकिस्तान में है ही नहीं। एक जोलो विंड एनर्जी था 50 मेगावाट का, 3 टरबाइन से या 2-3 टरबाइन से उनके, तो वो चल रहा था। पाकिस्तान में विंड तो है ही नहीं। सही। काम किस चीज़ पे कर रहे हो पीएचडी पे? तो मैंने बोला सर सब हो जाएगा। और एक मैं इधर था, दूसरा मेरा दोस्त महफूज काजी, LOI साइन किए जा रहा था। बाय द टाइम आई फिनिश माय पीएचडी 3500 मेगावाट्स इंस्टॉल हो चुके थे माशाल्लाह। तो कौम की ज़िंदगी के लिए, आई मीन कोई कौम अगर ज़िंदा रहना चाह रही है, कुछ लोग ऐसे हों जो कि बैठे हों, कोई अच्छा काम किए जा रहे हो, पूछे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, चुपके से अपना काम करते जाए ना। आपसे कहते हैं कि खिलाफत कैसे आएगी, तो पहले खिलाफत अपने अंदर का पैदा करें, खुद को दुरुस्त कर लें, एक काम पे लग जाए, बाकी सब चीज़ खुद ब खुद हो जाएगी। और मुझे आई हैव नथिंग टू गेन कि विंड के कितने प्रोजेक्ट्स लगे, कितने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, कौन कितनी जॉब्स क्रिएट हुई, कितने पावर जनरेट हुई, नथिंग टू गेन। लेकिन दैट कंट्रीब्यूशन जो कि एक अच्छी सोच की वजह से आती है, दैट अफेक्ट्स एंटायर सोसाइटी। ऑब्वियसली सर, बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में, और आपके साथ तो ज़िंदगी में इस तरह के सफ़र भी रहे, इवन आपका आने वाला सफ़र जिसे भी आपने इंटीमेट किया कि आप अगेन आप पोस्ट डॉक के लिए मलेशिया के मतलब कोशा हैं, तो ज़िंदगी में कितने सफ़र एजुकेशन से रिलेटेड आपने तकरीबन किए, जिसे आपने कुछ अर्सा थोड़ा टाइम पहले भी बताया कि आप मेलबर्न में भी रहे, तो इसके अलावा कोई और कंट्री भी जाना हुआ, एंड देन अगेन सबसे बड़ी चीज़ होती है कल्चरल शॉक। पाकिस्तानी बंदा फॉर एग्जांपल मेलबर्न जा रहा है, देन अगेन मलेशिया जा रहा है, तो अलग अलग लर्निंग्स भी होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, इवन हम ये भी कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जाएं, तो पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लाहौर जाएं, तो आप वहाँ के उठन बैठन मतलब रहन सहन के साथ साथ वहाँ की टीचिंग मैथोलॉजीज भी डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह का मैं जानना चाहूँगा कि आपका कहाँ कहाँ सफ़र हुआ ज़िंदगी में, एंड देन अगेन किस तरह वहाँ के कल्चर को, लोगों को आपने पाया। सबसे बड़ा कल्चरल शॉक मैंने कराची से फ्लाई किया था जब मैं मेलबर्न जा रहा था। सिंगापुर में स्टे था, शॉर्ट ड्यूरेशन का स्टे था। सिंगापुर में मैंने वहाँ पे एक ब्रोशर उठाया, किसी कंपनी का था, टेक कंपनी थी, यानी कि जस्ट इंजीनियरिंग कंपनी होती है। देखा, नज़रें दौड़ा रहा था, तो उस टेक कंपनी में मैंने देखा कि 6 से 7 लोग PhDs थे। सही। व्हाट डज दैट से? सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, एक डैम है, पानी बहुत कम है, और पानी को समंदर से जन रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज इकॉनमी है। रिस्क कहाँ से आ रहा है? नॉलेज से आ रहा है। नो रिसोर्सेज, नो नेचुरल रिसोर्सेज, नो प्रोड्यूस, नो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत सी है तो है, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सारी दुनिया से आ रहा है। और उधर नॉलेज बेस, हम ओ लेवल्स में सिलेबस D, सिलेबस E पढ़ रहे होते हैं मैथ्स में, सिंगापुर वाले सिलेबस A पढ़ रहे होते हैं। उनका जो ओ लेवल्स का स्टैंडर्ड है,
हमसे कहीं आगे है। इट्स अ नॉलेज इकोनॉमी। जब जाके पाकिस्तानी इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि पाकिस्तान जब नॉलेज इकोनॉमी बन जाएगा तब हम कहाँ होंगे, दैट इज समथिंग एल्स। जिस तरह के रिसर्च पेपर, जिस तरह कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, सोसाइटी को आप चेंज कर रहे हैं, मोडालिटीज़ को चेंज कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस को चेंज कर रहे हैं, जितना कुछ आप लिख रहे हैं, जितना कुछ आप असरअंदाज हो रहे हैं सोसाइटी पे, दैट इज शेपिंग द एंटायर वर्ल्ड। एक बी लाइक द पतवार समझते हैं ना किश्ती की, बिल छोटी सी होती पतवार बहुत बड़ी कश्ती को चेंज कर देती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है। सो यू आर दैट पतवार। आप पूरी शिप को गाइड कर रहे हैं और वही क्लास को लेके चल रहे हैं, पूरी क्लास को गाइड कर रहे हैं, जितने लोगों से आप मिल रहे हैं उनको सबको गाइड कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें लाइफ में डिफरेंट होती हैं। एक जगह आपने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, देन अगेन आप आए कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, जैसे अभी आपसे बात भी चल रही थी। ज़ैबिस को किस तरह आपने देखा? और ऑब्वियसली आपने बताया कि घर के करीब था, तभी आपकी प्रायोरिटी या ये कहेंगे कि सिलेक्शन वाला मामला ये था कि भाई करीब है, आराम से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या वेदर सिचुएशन या कुछ भी हो तो घर के करीब और सेफ एंड सिक्योर है। अगेन जब ज़ैबिस में आप आए तो एक सिंध यूनिवर्सिटी, उससे पहले आपने इंटरमीडिएट एंड ओ लेवल वाली बात भी थी, तो डिफरेंट चीज़ें आपने ऑलरेडी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आई बिलीव के सिंध यूनिवर्सिटी का और ज़ैबिस का कल्चर तो 360, सॉरी हाँ, आई बिलीव कि मेहरान यूनिवर्सिटी प्लस अगर हम कंपेयर करें ज़ैबिस का, तो कल्चर बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज है। ज़ैबिस का कल्चर आपने किस कदर देखा? एंड देन जैसे आप खुद बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब के टाइम में मतलब इतने स्ट्रिक्ट भी थे वो, उनकी लीडरशिप आप जिस लाइक यू वर सीकिंग लाइक, अगर आप उनके पास पढ़ भी लेते उस क्लास में, और उनकी अपनी पर्सनैलिटी आपने ऑलरेडी कम लफ्ज़ों में बता दी कि कितने पंचुअल और कितने डिसिप्लिन और कितने ऑर्गेनाइज थे, तो किस कदर उसको आपने महसूस किया? एंड देन अगेन क्या आप ज़ैबिस को उस वक्त देख रहे थे? मेहरान में इंटेंसी पढ़ाई, मेहरान में रियली इंटेंसी, असाइनमेंट इंटेंस है, असाइनमेंट की डेट्स हार्ड थी, सॉफ्ट नहीं थी। सही। 1 घंटा भी इधर उधर नहीं होता था, क्लास में देना है तो क्लास में देना है। ज़ैबिस में काफ़ी सॉफ्ट था और एक्रोनिम्स, एब्रीविएशंस बहुत ज़्यादा, जार्गन बहुत ज़्यादा ज़ैबिस में थी। पढ़ना खुद पढ़ता था, पढ़ाई खुद कर रहा है, अपने डोमेन में कर रहा है, और यहाँ पे आकर के वो सारी चीज़ें सीख रहा है जो वैसे एक्सपोजर नहीं मिलता। मार्केट ड्रिवन था, मार्केट से जो लोग आते हैं वो फिर वो टॉपिक्स को कवर नहीं कराते, सारे ब्रॉड रेंज को कवर कर रहे होते हैं। उस टाइम में ज़ैबिस वाज अ हब ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन कराची, इवन मोर देन IBA। हर वीकली, हर हफ्ते को जो है ना एक टॉक होती थी जिसमें कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को ज़ैबिस ने बनाया, और इट वाज अ टॉक ऑफ द टाउन। आपका जो है ना कॉन्वोकेशन में अगर चीफ गेस्ट लेट हो जाता है तो कॉन्वोकेशन स्टार्ट हो जाता था। वी नेवर यूज्ड टू वेट फॉर द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट बाद में दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, डॉक्टर साहब लगानी ने ये कॉन्वोकेशन स्टार्ट कर दिया है। सही। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, कुछ कहीं पे बेहतर होता है। मेहरान में टाइम बहुत था, करना पड़ता था, लिख के देना पड़ता था। यहाँ पे वैरायटी, ब्रेड्थ बहुत थी। मेहरान में डेप्थ थी तो यहाँ ब्रेड्थ बहुत थी, बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ देख करके। पर्टिकुलरली सर अयाज उकेली ने बहुत अच्छा पढ़ाया। आई मीन आई रियली, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, जिन्होंने नेटवर्क से इतनी अच्छी नॉलेज दी कि उनके 3 मेजर्स मैंने, यानी कि मेजर्स मैंने अयाज उकेली के पास ही किया MS में, कि नेटवर्क के बारे में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह से। सर ऑब्वियसली कंप्यूटिंग से, ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटिंग में आए एंड देन अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। PhD का ख्याल कैसे आया आपको? ऑब्वियसली होता है, कोई इंसान अगर किसी को पढ़ा रहा होता है, आपको तो बचपन से माशाल्लाह आदत थी पढ़ने की बहुत ज़्यादा, एंड देन अगेन आपकी बातों से भी नज़र आता है कि आप इस चीज़ पे बिलीव भी करते हैं कि अगर आपने अपना नॉलेज को एनहांस करना है तो आपको ऑब्वियसली बुक्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। अगेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि PhD, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो PhD की तरफ जाते हैं वो पहले टीचिंग करते हैं या उनके अंदर अपने स्कूल यूनिवर्सिटी टाइम में पढ़ाने की आदत होती है, तो कहीं ना कहीं उनका ये दिमाग होता है कि यार नहीं PhD करनी है। आपका किस तरह माइंड बना PhD एंड व्हाई यू सिलेक्ट द ज़ैबिस अगेन? यानी कि जब स्टार्ट हुआ PDCL में जब आया
इट वाज अ डेड एंड। मेरी अगर सैलरी 17 ग्रेड, अफसर तो आप हैं, बट यू डोंट हैव द कैश टू गो अलॉन्ग विद इट, फिर क्या करें। और उसी टाइम में जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेड्स को अपग्रेड कर दिया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 19 ग्रेड में चला गया, 17 ग्रेड से और 18 ग्रेड से, तो दैट सैलरी बेनिफिट उसमें ज़्यादा था। और दूसरा कि आई मीन एक ऑफिस जॉब में बंदा क्या करता है, ज़िंदगी गुजार देता है कोलू की बैल की तरह चलते चलते, नथिंग न्यू, कुछ भी नहीं, वही करना है, रूटीन है, बस वो ओहदे लगते जाएंगे, वो चलता जाएगा, नथिंग एट द एंड। क्या किया, बस 2 लफ्ज़ सीखे, 2 लफ्ज़ लिखे, 2 लफ्ज़ कहे, 2 लफ्ज़ किए, वो ख़त्म होगी बात। देयर इज़ नो चैलेंज। I mean, if you get out of your comfort zone, obviously, then the real learning begins. yes, Life begins when you get out of your comfort zone, and it is so difficult. पहले पक्की नौकरी का, जॉब सिक्योरिटी का, वो सारा सब लेकर बंदा चलता है। जब वो सब कुछ छोड़ दे, त्याग कर दे, छोड़ दे, नहीं अब मैंने अपने कदमों पे चलना है, अपने कदमों पे रास्ता बनाना है, then it takes something. very true. और वो सब चीज़ें देखना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ऑफिस में नहीं बताना कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, घर वालों को नहीं बताना कि ऑफिस में क्या मुसीबत है, सबको बैलेंस करके हर एक को अपने जगह पे रखना, ऑफिस को इस टाइम में संभालना है। यानी कि ऐसा भी तो हुआ है कि सुबह को 5 बजे मैं नवाबशाह गया हूँ और शाम को 6 बजे मैं ITIL की क्लास में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लास में बैठा हुआ हूँ। यानी कि नवाबशाह में मीटिंग करके सब कुछ क्लोज़ किया, दूसरे दिन मीटिंग की रिपोर्ट भी लिख दी और शाम को मैंने क्लास भी ले ली थी। क्लास में बिल्कुल नवाबशाह से कराची जाए, नवाबशाह और नवाबशाह से वापस आए और फिर क्लास अटेंड करें। सही। अच्छा, तो रीजनिंग क्या थी ज़ैबिस को सिलेक्ट करने की पीएचडी के लिए भी? एंड देन अगेन स्पेशली मोटिवेशन भी आपकी कोई होगी ना कि पीएचडी इसी बात की वजह से करना है। और जब मैंने पीएचडी स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में इतने सुपरवाइजर्स मौजूद नहीं थे। वाज दैट फर्स्ट बैच जिसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने लोगों को भेजा था पीएचडी करने के लिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे गए थे। मैंने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप विन की थी, मैं उस पर गया था, वो कामयाब नहीं हुई। वापस आया तो यहाँ पे कोई सुपरवाइज़र नहीं था। 2-4 साल तो सब्जेक्ट्स निकालने में ऐसे ही देखने में लग गए क्या करता हूँ। थैंकफुल टू डॉक्टर इमरान अमीन फ्रॉम ज़ैबिस्ट, उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको देखो। फिर मुझे डॉक्टर आसिम वगन मिल गए, मेरे सुपरवाइज़र हैं, उनको उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज थी, नॉलेज थी। उन्होंने सपोर्ट किया बहुत कि भाई इस तरह से होगा। और जब टीम बन गई, लोग मिल गए, प्रॉब्लम मिल गया, तब उसके बाद फिर काम स्टार्ट हुआ। 1-2 साल पहले तो ऐसे ही इधर उधर निकल गए, 1 साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सही, ऐसे भी होता है। अच्छा, अगेन पीएचडी के बाद अब आप पोस्ट डॉक के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ख्याल भला कैसे आया? आपने माशाल्लाह 2 हैकाथॉन भी हुए, एंड देन अगेन जैसे आपने भी बताया कि स्पेस वगैरह, ऑब्वियसली कंप्यूटिंग के अंदर बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, न्यू इनोवेशन आ रही है, न्यू कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहे हैं। तो इस तरह की कोई वजह है या आपका अपना ही दिल है कि नहीं पढ़ते रहना है, ज़िंदगी जब तक है तो उसको साथ रखना है, नॉलेज अपनी इन्हांस होगी तो फिर मामला अच्छे होंगे? अच्छा, यू कैन नॉट रियली प्रोग्रेस इफ यू आर स्ट्रैटिफाइड। सही। स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी की कि आज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, कल मैं डिप्टी मैनेजर हूँ, परसों मैं फुल मैनेजर हूँ, फिर जीएम हूँ, फिर जो है ना मैं यानी कि उससे ऊपर वाली अथॉरिटीज़ जो भी अथॉरिटीज़ आप बनते जाते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कभी कहा था कि अगर मेरी रिसेप्शनिस्ट को मुझसे बात करने के लिए किसी बॉस के थ्रू आना पड़ता है, दैट इज़ माई फेलियर। आई मीन जो रिसेप्शनिस्ट है स्ट्रेट लेवल पे सीईओ के साथ टॉक करती है, ट्रिलियंस की कंपनीज है, $1 ट्रिलियन की कंपनीज है, वेरी ट्रू, जहाँ पे देयर इज़ नो हियरार्की। हर कोई अपना स्पेसिफिक जॉब करता है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल कोई लिमिट नहीं होती। वर्टिकल जो आपसे ऊपर होते हैं लोग, एक्सपीरियंस की वजह से, एक्यूमेंट की वजह से, स्किल की वजह से होते हैं।
अदरवाइज स्ट्रेट कम्युनिकेशन होती है. एप्पल ने एक्सेल किया just not because they were competing with Microsoft, वेरी ट्रू. because they were competing within. जब आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट विद इन करे, हर कोई बंदा खुद से बेहतर, खुद को बेहतर करके दिखाने वाले मूड में आ जाता है, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रियली लर्निंग एंड ग्रोइंग. आई मीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आई मीन टू गेट इनटू दैट अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जो कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बीटा स्टेट होता है, अल्फा स्टेट होता है, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं. इनटू दैट परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि टू बी इन टच विथ योर सराउंडिंग्स, फेंग शुई, वो जो चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है, सब उस अल्फा स्टेट में आने के लिए सब ज़ात, बरादरी, स्ट्रेटिफिकेशन सब भूल जाए. थिंक यूर अ ह्यूमन बीइंग, उधर से स्टार्ट करें, वहीं पे ख़त्म करें. अपना चाय का कप खुद रहे, खुद रखें. सही. सब आप लोग आपके साथ बात करते हुए इजी महसूस करें और बातें शेयर करें. आपको जब तक पता नहीं होगा कि आपके पीएन के साथ क्या मसला है, उसको कौन सी इशू है, या पिछली जॉब में पिछला बंदा जो था आपका दोस्त था या आपका कोलीग था या आपसे कैंडर में था, वो आजकल कैसा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. जब तक आपको सारा पूरा नेटवर्क, यू आर सम ऑफ द ऑल द पार्ट्स दैट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड. हर जगह के लोग अगर आपसे रिलेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपसे हेल्प ले सकते हैं, सही. then you have really done something. सही. Then that contribution, that legacy goes on. That is how you must बिल्कुल आपकी बात बजा है. ऑब्वियसली जब आपकी नॉलेज का लेवल उस कदर होता है तो आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी मुश्किल में अच्छी सजेशन भी दे सकते हैं, अच्छा सोल्यूशन भी दे सकते हैं. एंड देन अगेन समवॉट कभी उनको इंसान होता है, कभी किसी डिप्रेशन में चला जाता है, उसको भी उसमें से निकाल सकते हैं. अच्छा सर, एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब आपने इनिशियली एजुकेशन देखा जाए आपका, तो आपने ओ लेवल्स के बाद फिर इंटरमीडिएट किया, देन अगेन आप इंजीनियरिंग में गए, फिर आपने इंग्लिश डिपार्टमेंट को भी ऑप्ट किया. 6 महीने. अगेन एक चीज़ तो है, आपकी पूरी लाइफ के अंदर माशाल्लाह वर्सटैलिटी बहुत रही है एजुकेशन वाइज, और आपका हमेशा ये रहा है कि जो चैलेंज वाली चीज़ है उसको आपने लेना है, क्योंकि आपने एक दो जो बाहर आपका जाने का इत्तेफाक भी हुआ है, वहाँ पर भी एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप गए और चैलेंजिंग बातों के ऊपर गए. मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसे एक नॉर्मल ही चीज़ करनी है, भाई मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ, तो सिंपल सी चीज़ों में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में हमेशा हाथ डाला, और वो चीज़ें जो चैलेंजिंग हो, जैसे अभी हमने बात की हैकाथॉन के हवाले से, स्पेस में अल्हम्दुलिल्लाह स्पेस के हवाले से जैसे नेबर कंट्री में जो कुछ हुआ, तो आपने कहा नहीं हमारे यहाँ भी ये सब कुछ हो सकता है, सारी चीज़ें आपने उसमें हाथ डाला. अब एक ऑब्वियसली चीज़ें तो बहुत सी हैं जो डिस्कशन की जाए, मगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, वो ये कि मुझे ये बताएं कि सर जो आपका पोस्ट डॉक स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, तो कहीं ना कहीं इंसान का एक विजन ज़रूर होता है कि यार ये चीज़ अब हमारी, ऑब्वियसली जैसे आपकी नॉलेज उस लेवल की बनेगी जिस चीज़ के लिए आप कोशा हैं, तो आप चाहेंगे कि वो नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर हो, दूसरे भी उससे मुस्तफ़ीद हो, दूसरों की भी भलाई हो, एंड हमारी ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की कौम है उससे मुस्तफ़ीद हो. देन अगेन जैसे आपने एक चीज़ भी कही कि जो अभी आप लोगों ने प्रोसेस करवाया स्पेस के हवाले से, वहाँ पर लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा था. तो कहीं ना कहीं मैं जब चीज़ें इंटरकनेक्टेड कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन सा आपके जहन में चल रहा है. तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ कि अगले 5 सालों में टेक्नोलॉजी में क्या आप देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स, या आप विश करते हैं कि ये चेंजिंग्स पाकिस्तान के अंदर भी हो. एक सिंपल लाइन में, आई ओनली नो सो मच. इतना सा मुझे पता है, बिल्कुल सब चीज़ मुझे नहीं पता. ये आपको अपनी बेवकत होने का अंदाज़ा तब होता है जब आप कुछ कर चुके होते हैं, फिर आपको पता चलता है. पीएचडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कितना नहीं पता, बजाय इसके आपको कितना पता है. वेरी ट्रू. दैट इज़ द रियलाइजेशन दैट मस्ट कम. अभी जो नेक्स्ट 2023 से 2030 तक का पीरियड है, दैट इज़ नोन एज AI प्रोलिफरेशन. AI बहुत फैलेगी. AI रिलेटेड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, चैलेंजेस, डेटा सेट्स और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सब चीज़ पे काम होगा. और 2023 से लेकर 2030 तक जो भी ग्रेजुएट्स होंगे वो पर्टिकुलरली फाइबर पे, अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स ले करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं. और ये पीक पीरियड है जिसमें जो ना आप 2030 तक ये
तकरीबन अंदाज़ा है कि सेवरल थाउजेंड ट्रिलियन डॉलर्स जो है ना, ट्रिलियन डॉलर्स, सेवरल थाउजेंड मिलियन डॉलर्स यानी ट्रिलियन डॉलर्स जो है ना, सेवरल, अंदाज़ा नहीं मुझे कितने हैं, अभी याद नहीं, फिगर 1300 ट्रिलियन है या 1300 मिलियन है या कुछ, 2023 से जो है 2030 तक इन्वेस्ट होगा। और वो कहाँ जाएगा? हम सिर्फ $2 बिलियन के लिए IMF के मकरूज लगे पड़े हैं। और जस्ट लुक एट द नॉलेज इकॉनमी जो सारी दुनिया में फैल रही है, कितना सारा पैसा है। पर्टिकुलरली आईड लाइक टू कॉल कि जो कंपनीज इस वक्त जो AI और मशीन लर्निंग काम कर रहे हैं और इस AI की फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रीमियर सॉफ्टवेयर हाउसेस के और मज़ीद फ़ंड करें और प्रोजेक्ट्स लाएं और अपने फंड्स पाकिस्तान में पार्क करें, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ सब ऑफिस इन दुबई एंड पार्किंग द फंड्स दुबई। तो वो फंड्स पाकिस्तान में ले आए और गवर्नमेंट को भी कि इन चैनल्स को संभाल करें, इंकरेज करें, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हम यहाँ पे होल्ड कर सकें, ड्रॉ कर सकें, मेंटेन कर सकें। और स्पेशली पर्सन विद इन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस और CS की फील्ड में जो काम कर रहा है, उसके पास ये परमिशन हो कि वो अपने फंड्स को डॉलर्स में रख सके, मंगवा सके, भेज सके, रख सके। तो वो दैट इज़ द की पॉइंट जो कि चेंज करेगा 2023 से लेकर 2030 तक की पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सही सर, ऑब्वियसली टाइम का एक मामला होता है एंड देन अगेन चीज़ें तो बहुत सारी हैं। वेरी सून मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आपको दोबारा हम इनवाइट करें, आपसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने अभी भी कहा कि जब हम पढ़ने और लिखने के अमल में जाते हैं, एक चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि भाई अभी तो बहुत कुछ रहता है, अभी तो हमने इतना ही सिर्फ सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत सी चीज़ें सीखने को हमें मिलेंगी, बट वेरी सून हम आपको गुजारिश रखेंगे कि आप हमें ज्वाइन करें। मीनवाइल शो का टाइम अपने इख्तिताम पे जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कोई एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यूथ को आगे बढ़ना है, ऑब्वियसली अच्छी तरह से वो अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे, कंसंट्रेटफुली डेवलप्ड चीज़ों को देखते हुए अपनी डेवलपमेंट्स में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सी चीज़ें होंगी, पर मैं चाहूँगा आपके तवस्सुल से कोई मैसेज फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। एक बुक जो मैंने अभी भी रिसेंटली ख़रीदी है, जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ और भी मैंने स्टार्ट करनी है, डीप वर्क। कोई भी एक चीज़ लेकर के उसको अपने पाए तकमील में पहुँचाना, कोई एक चीज़ समझ के अच्छे तरीके से करना, किसी भी चीज़ को डीप फोकस के साथ करना, क्लास में बैठे तो क्लास के अच्छी तरीके से समझ करके पाए तकमील में पहुँचाना, क्योंकि फोकस इज़ मिसिंग। आजकल की किड्स जो है ना मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, क्लास में फोकस डिवर्ट हो रहा होता है। लेकिन जो बंदा फोकस के साथ अपना काम कर सकेगा, वही इस डाइवर्सिफाइड और इतनी डायनामिक किस्म की टेक्नोलॉजी फील्ड्स में सर्वाइव कर पाएगा। सर वेरी ट्रू, ऑब्वियसली जब तक आपका फोकस कहीं नहीं होगा, कंसंट्रेट एक जगह फिक्स नहीं होगा, तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। सो व्यूअर्स, इसी के साथ हमें दे इजाज़त। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ZEB FM डिजिटल।